हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि ईमानदारी से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई के लिए समय दे रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं और इस सब्जेक्ट को पॉइंट ऑफ व्यू करके हम आप लोगों के लिए उम्मीद श्रृंखला लेकर आए हैं। इस उम्मीद श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्वेश्चंस पेपर में, उनको एनालाइज करके, उनको इंक्लूड करके यहाँ पर आपको 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रोवाइड कराएं विद आंसर। यहाँ से होगा क्या कि आप पर पार्ट, जैसे कि आज हम पार्ट नंबर 3 कवर करेंगे, तो हर एक पार्ट के हेल्प से आप लोगों का एक तो रिवीजन होता चलेगा इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट का, क्योंकि हर पार्ट में पांचों यूनिट में से कुछ ना कुछ हमने इंक्लूड किया है। कोई ना कोई क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिल ही जाएगा। तो मतलब कि हर एक पार्ट में आपका एक तो रिवीजन हो रहा है इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट का, और दूसरा आपको ये भी पता चल रहा है कि किसी पर्टिकुलर यूनिट से कौन सा टॉपिक या कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो रिपीट होकर बार बार पूछा जा रहा है। तो दैट मीन्स वो क्वेश्चन या वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बच्चों के कहने पर हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए। अब हमें उम्मीद है कि कम से कम 10 से 20% इस सीरीज का बेनिफिट आपको एग्जाम हॉल में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो आपको आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में और सिंपल तरीके से आप तक आंसर को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आई होप आपको इस सीरीज में आनंद भी आ रहा होगा, क्योंकि हमने जो 2 पार्ट कंप्लीट किए हैं, 2 पार्ट आपको प्रोवाइड कराए हैं, तो उस पर आपका बेहतरीन रेस्पॉन्स है। ऐसे ही आप रेस्पॉन्स देते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये बेनिफिट पहुंचेगा, जो वो अपने इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हमने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 ऑलरेडी कवर कर लिया है इस सीरीज का। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगी दोनों पार्ट्स की। और हम हर एक पार्ट में 10 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करते हैं, तो मतलब हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। और वहाँ से आपको अंदाजा भी लग गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से क्वेश्चन यूनिट वाइज पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 20 के आगे स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि व्हाट इज द केवीए रेटिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर। देखिए, जब आप ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर पर एक रेटिंग दी जाती है या रेटिंग लिखी हुई होती है, केवीए रेटिंग। तो केवीए रेटिंग की को अगर मैं बात करूं तो ये है किलो वोल्ट एम्पियर, यानी कि ये क्या है, एक किलो वोल्ट एम्पियर की रेटिंग होती है जो ट्रांसफार्मर पर मेंशन होती है। और वो ये बताती है कि इस ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी कितनी है, कि ये कितना सप्लाई कर सकता है पावर का विदाउट ओवर हीटिंग, जिससे कि ये ओवर हीट ना हो। आपने देखा होगा गर्मियों में ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ जाता है, एसी चलने लगती हैं, फैन चलने लगते हैं, कूलर्स चलने लगते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वो ओवर हीट हो जाता है। भाई, आपके गांव के बाहर या आपकी गली के बाहर अगर कोई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो वो लोड मेजर करके लगाया गया है, जितने भी मीटर्स वहाँ पर लगे हुए हैं उस कॉलोनी में उस ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होंगे। लेकिन डे बाई डे जैसे जैसे दिन निकलते हैं, पर्सन टू पर्सन वहाँ पर बढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो एप्लियंस हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, वो भी वहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं। तो लोड तो वही है, केवीए रेटिंग जो है उस ट्रांसफार्मर की वही है, लेकिन आगे जो लोड है वो बढ़ गया है। अब जब वो लोड बढ़ा है तो दैट मीन्स उस पर ओवर हीटिंग होगी और वो ट्रांसफार्मर फूक जाता है, खराब हो जाता है। क्लियर? तो यानी कि केवीए रेटिंग क्या है, वो इंडिकेट करती है मैक्सिमम अपरेंट पावर दैट ए ट्रांसफार्मर कैन हैंडल सेफली। मतलब वो एक मैक्सिमम पावर को इंडिकेट करता है कि आपका ट्रांसफार्मर जितना सेफली हैंडल कर सके। आगे, इट रिफ्लेक्ट्स द ट्रांसफार्मर कैपेसिटी टू सप्लाई द पावर। और इसका रिफ्लेक्शन क्या देखने को मिलता है, तो दैट मीन्स हम जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी को बताता है, ये कितनी सप्लाई की पावर को, मतलब कितनी पावर को सप्लाई कर सकता है विदाउट ओवर हीटिंग, बिना ओवर हीटिंग के किए हुए। ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग द पावर फैक्टर, हम पावर फैक्टर को कंसिडर करके यहां पर नहीं चलते हैं। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले के बेसिस पर डिफाइन करूं तो केवीए रेटिंग क्या होती है,
वोल्टेज इंटू करंट अपॉन 1000। तो अगर हम वोल्टेज और करंट की मल्टीप्लाई करके उसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो देन वी गेट द केवीए रेटिंग ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मर। ठीक, वी जो है यहाँ पर वोल्ट्स में होता है, आई जो है यहाँ पर करंट है यानी कि एम्पियर में होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो केवीए रेटिंग आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि ड्रॉ कीजिए नो लोड फेजर डायग्राम ऑफ ए ट्रांसफार्मर। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब ट्रांसफार्मर पर कोई भी लोड नहीं लगा होगा तो उसका फेजर डायग्राम आप बनाएं। ठीक है, तो पहले हम ट्रांसफार्मर देख लेते हैं क्या होता है। ट्रांसफार्मर होता है जिसमें आपके पास दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग एक सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग के कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग के कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। इन नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू के हिसाब से ही हम ट्रांसफार्मर को स्टेप अप या स्टेप डाउन बोलते हैं। वहीं पर हमने प्राइमरी वाइंडिंग पर जैसे ही कोई वोल्टेज अप्लाई किया तो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, और करंट चूंकि सर्कुलर पाथ में जा रहा है इस तरीके से, तो वहां पर एक फ्लक्स आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर फ्लक्स क्रिएट हुआ तो आगे फर्दर प्रोसेस ट्रांसफार्मर का स्टार्ट हो जाता है। देन आगे आपका लोड की तरफ आपका सेकेंडरी वाइंडिंग लगा हुआ है जहां से आप आउटपुट देंगे आगे, तो वो आपका, चूंकि यहां पर कोई भी करंट कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है तो इसलिए यहां पर करंट क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। और जो एनर्जी ट्रांसफर है, लोड जो करे मतलब ट्रांसफार्मर जो आउटपुट पर एनर्जी ट्रांसफर करेगा, इट्स डायरेक्टली इक्वल टू द आउटपुट वोल्टेज, जो आउटपुट वोल्टेज आपको यहां पर मिल रही है सेकेंडरी वाइंडिंग पर। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर हो गया जब उस पर कोई भी लोड अप्लाई नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके फेजर डायग्राम की। तो ये आपका फेजर डायग्राम हो जाएगा। यहाँ पर फाई ले लेंगे, यहाँ पर V1 ले लेंगे जो इनपुट पर आपने वोल्टेज अप्लाई की है, इधर आप इसका एनर्जी दिखा देंगे एट द इनपुट एज वेल एज एट द आउटपुट, और फिर यहाँ पर करंट का फेजर डायग्राम इस तरीके से आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो ये आपका फेजर डायग्राम हो जाता है ट्रांसफार्मर का जब उस पर कोई भी लोड अप्लाई नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में एक पैरामीटर होता है या एक करेक्टरिस्टिक होती है स्लिप, या फिर एक पार्ट होता है इंडक्शन मोटर का स्लिप, उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो स्लिप जनरली क्या है, ये एक रेशो होता है किसका, डिफरेंस ऑफ द सिंक्रोनियस स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर एंड रोटर स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर टू द सिंक्रोनियस स्पीड। ठीक है, ये एक रेशो को डिफाइन करता है। तो मैं इसको अगर आपको डिफाइन करूं कैसे आप लिखेंगे, तो द स्लिप इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनियस स्पीड ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड द एक्चुअल रोटर स्पीड। उनका डिफरेंस उसके रेशो के साथ किसके, जो हमारा सिंक्रोनियस स्पीड है, और इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ द सिंक्रोनियस स्पीड। सिंक्रोनियस स्पीड के परसेंटेज के हिसाब से हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो दैट मीन्स स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर इज इक्वल टू सिंक्रोनियस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपॉन सिंक्रोनियस स्पीड इनटू, क्योंकि परसेंटेज में हम डिफाइन कर रहे हैं तो 100% से आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर ns क्या है, आपका सिंक्रोनियस स्पीड है, nr जो है वो रोटर की स्पीड को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका स्लिप हो जाता है इंडक्शन मोटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 भी आपको क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि व्हाट इज कॉल्ड सिंक्रोनियस स्पीड इन द एसी मशीन। अभी हमने पीछे स्लिप की बात की तो वहां पर हमने सिंक्रोनियस स्पीड का जिक्र किया था, तो एसी मशीन में सिंक्रोनियस स्पीड क्या होती है ये पूछा गया है। तो सिंक्रोनियस स्पीड क्या होती है, द सिंक्रोनियस स्पीड इज द स्पीड एट विच द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन एसी मशीन, जैसे कि आपका सिंक्रोनियस मोटर हो या जनरेटर हो, रोटेट्स। मतलब कहने का ये है कि सिंक्रोनियस स्पीड एसी मशीन में, चाहे आप सिंक्रोनियस मोटर की बात कर लीजिए या सिंक्रोनियस जनरेटर की बात कर लीजिए, तो वो आपका बताती है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड उस एसी मशीन का किस स्पीड से मूव कर रहा है या घूम रहा है, वो सिंक्रोनियस स्पीड है उस मशीन का, है ना। इट इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई एंड नंबर ऑफ पोल्स इन द मशीन। मतलब जो एसी सप्लाई आपने दी हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके नंबर ऑफ पोल्स जो है मशीन के वो कितने हैं, उससे आपको मिलता है सिंक्रोनियस स्पीड ऑफ मशीन। तो दैट मीन्स सिंक्रोनियस स्पीड ऑफ मशीन ns इक्वल्स टू क्या होता है, 120 इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन नंबर ऑफ पोल्स।
तो ये फॉर्मूला है सिंक्रोनियस स्पीड फाइंड आउट करने का एसी मशीन की। ठीक है, एनएस जो हो गया यहाँ पर सिंक्रोनियस स्पीड है, इन आरपीएम यानी कि रिवॉल्यूशंस पर मिनट कितने हो रहे हैं वो हम इस तरीके से मेजर करते हैं सिंक्रोनियस स्पीड को। एफ जो है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है हर्ट्स में, और पी जो है वो नंबर ऑफ पोल्स हैं। तो अगर आपसे 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी यूनिट है आरपीएम की, यानी कि सिंक्रोनियस स्पीड की जो यूनिट आएगी वो रिवॉल्यूशन पर मिनट्स आएगी, जब आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हर्ट्स में होगी, और जब आपके नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पर पी दिए होंगे। ठीक है, तो ये आपका सिंक्रोनियस स्पीड हो गया एसी मशीन में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ द फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग चीजें यहाँ पर पूछी जाती हैं कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, क्या इसके यूजेस हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। यूजेस के साथ साथ हम पूरा फॉर्म फैक्टर के बारे में ही जान लेते हैं। फॉर्म फैक्टर एक्चुअल में क्या है, रेशो होता है आरएमएस वैल्यू का एवरेज वैल्यू के साथ। तो अगर मैं फॉर्म फैक्टर लिखूं तो आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, ये आपका फॉर्म फैक्टर कहलाता है। और इसका काम क्या है, मेजर द वेव फॉर्म शेप। शेप जो वेव फॉर्म की कैसी होगी वो मेजर करते हैं हम, या फिर वो डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्म फैक्टर। जैसे कि साइन वेव के लिए फॉर्म फैक्टर होता है 1.11। क्लियर हुआ? तो ये फॉर्म फैक्टर के बारे में हो गया। अब अगर मैं पीक फैक्टर या फिर जिसको हम क्रस्ट फैक्टर भी बोलते हैं उसकी अगर मैं बात करूं, तो ये भी एक रेशो होता है किसका, पीक वैल्यू का आरएमएस वैल्यू के साथ। दैट मीन्स फॉर्म फैक्टर इक्वल्स टू पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। ये आपका फॉर्म फैक्टर यानी कि क्रस्ट फैक्टर आपको देता है। आगे इंडिकेट्स द वेव फॉर्म पीकनेस, मतलब ये इसका काम क्या है, ये इंडिकेशन प्रोवाइड कराता है उस वेव फॉर्म की पीकनेस के बारे में, इसीलिए इसको पीक फैक्टर भी बोला गया है। और साइन वेव के लिए इस पीक फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 होती है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू है 1.414। ये तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, और फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर की वैल्यू आप साइन वेव के लिए या साइन वेव के रेस्पेक्ट में आप बताइए। तो ये आपको यहाँ पर लिखना होगा कि फॉर्म फैक्टर साइन वेव का कितना होता है 1.1, और फॉर्म फैक्टर के साथ साथ पीक फैक्टर जो साइन वेव का होता है वो 1.414 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 भी क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, जो कि एक न्यूमेरिकल फॉर्म में है। व्हाट इज द रेशो ऑफ नो लोड स्पीड टू फुल लोड स्पीड। मतलब हमने रेशो फाइंड आउट करना है नो लोड स्पीड का और फुल लोड स्पीड का, जब हमें पैरामीटर्स दिए हुए हैं 200 केवीए, यानी कि ट्रांसफॉर्मर का केवीए रेटिंग हमको 200 केवीए दिया गया है। आगे 12 नंबर ऑफ पोल्स दे दिए हैं और 2200 वोल्ट यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ है। 3 फेस आपका है और 60 हर्ट्ज की सिंक्रोनियस मोटर यहाँ पर ये दी हुई है, या इसके लिए ये पैरामीटर्स गिवन है। तो सबसे पहले तो हम चीज़ें लिखेंगे जो जो चीज़ें हमें गिवन है, और फिर हम सिंक्रोनियस स्पीड यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। देन फाइनली हम फाइंड आउट कर लेंगे उसका रेशो। तो चलिए पहले देख लेते हैं हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले तो जो जो चीज़ें आपको सिंक्रोनियस मोटर के लिए गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, फिर हम सिंक्रोनियस स्पीड फाइंड आउट करेंगे, वो क्या होती है 120 इंटू एफ अपॉन पी। सारी वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास सिंक्रोनियस स्पीड जो आ गई है वो 600 रोटेशन पर मिनट यहाँ पर देखने को मिले हैं, यानी कि रिवॉल्यूशंस पर मिनट आपको देखने को मिल जाते हैं 600। तो चूंकि नो लोड है, नो लोड स्पीड क्या हो जाएगी, फुल लोड स्पीड के इक्वल हो जाएगी। जब कोई लोड ही नहीं लगा हुआ है तो जो उसकी स्पीड है वो फुल लोड स्पीड के बराबर है। फॉर द सिंक्रोनियस मोटर स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द लोड। मतलब देखिए, जो सिंक्रोनियस मोटर होता है उसका जो स्पीड है वो लोड पर डिपेंड नहीं करता, वो कांस्टेंट रहता है चाहे लोड कुछ भी हो। तो इसलिए यहाँ पर नो लोड स्पीड इक्वल्स टू फुल लोड स्पीड, और जब नो लोड स्पीड इक्वल टू है फुल लोड स्पीड के, तो रेशो क्या हो जाएगा भैया, रेशो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंक्रोनियस स्पीड मैंने इसलिए आपको निकलवा दिया यहाँ पर। वो हो सकता है कि पूछ सके कि सिंक्रोनियस स्पीड क्या होती है, लेकिन जब उसने बोल दिया है कि नो लोड स्पीड और फुल लोड स्पीड का रेशो बताइए, तो सिंक्रोनियस मोटर के लिए जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहती है चाहे लोड कुछ भी।
ठीक है, तो रेशो ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की बात करते हैं कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ईएमएफ एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है उसमें डिफ्रेंशिएट करना है पोटेंशियल डिफरेंस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरली क्या होता है कि जो एनर्जी हम प्रोवाइड करा रहे हैं पर यूनिट चार्ज, सोर्स कोई भी सोर्स है वो कितनी एनर्जी पर यूनिट चार्ज प्रोवाइड करा रहा है टू ड्राइविंग द थ्रू द करंट, जो कितना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में वो आपका ईएमएफ कहलाता है। मतलब उस करंट के फ्लो होने से कितना एनर्जी आपका सोर्स प्रोवाइड करा रहा है पर यूनिट चार्ज, वो आपका ईएमएफ कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। वहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरली क्या होता है, 2 पॉइंट्स के बीच में कितना डिफरेंस है पोटेंशियल का, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो यही डिफरेंस हम इसमें लिखेंगे। 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है तो ज़्यादा डिटेल में हमें एक्सप्लेन नहीं करना है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, द एनर्जी प्रोवाइडेड पर यूनिट चार्ज बाई ए सोर्स, वो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है, बाई ड्राइविंग करंट थ्रू ए सर्किट। यानी कि एक सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो उस फ्लो ऑफ करंट की वजह से जो कि सोर्स आपने अप्लाई किया है कितना एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है पर यूनिट सोर्स, वो सॉरी पर यूनिट चार्ज, वो सोर्स जो आपने इनपुट पर अप्लाई किया है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है इन एनी सर्किट वेयर करंट फ्लो, जहां पर कोई करंट फ्लो हो रहा है तो वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 फिर वही पूछा गया है कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो पावर फैक्टर होता है रेशो ऑफ रियल पावर टू द अपरेंट पावर इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में रियल पावर क्या है, उसका रेशो अपरेंट पावर से, वो आपका क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। और इट इंडिकेट्स हाउ इफेक्टिवली इलेक्ट्रिकल पावर इज कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल वर्क। और ये क्या देता है, क्या इंडिकेट करता है कि कितनी पावर या वो सॉरी कितनी एफिशिएंसी है इलेक्ट्रिकल पावर को कन्वर्ट करने के लिए, जिससे कि आपका जो हमारा एलिमेंट है या जो हमारा सर्किट है वो यूजफुल वर्क के लिए हम उसको यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन की फॉर्म में अगर मैं देखूं तो पावर फैक्टर पी एफ इक्वल्स टू होता है रियल पावर टू द अपरेंट पावर, दैट मीन्स वो इक्वल्स टू कॉस फाई भी रहता है। और फाई जो है यहाँ पर वो फेस एंगल है बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज, करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल है वो आपका फाई है, जिसको हम फेस एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो पावर फैक्टर भी आपको क्लियर हो गया होगा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देखिए आप तीसरी पार्ट, आज इस सीरीज का तीसरा पार्ट देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये जरूर क्लियर हो गया होगा कि यूनिट वाइज कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। और अगर आप पहले ही पार्ट से जुड़े हुए हैं, पहले पार्ट से आपने वीडियो देखी है, तो जो पैरामीटर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, चाहे आप मोटर की बात कर लीजिए या ट्रांसफार्मर की बात कर लीजिए, या फिर स्टार्टिंग में फर्स्ट यूनिट के जो अलग अलग टाइप के हम कंपोनेंट्स यूज करते हैं, एलिमेंट्स यूज करते हैं, उन्हीं को डिफाइन किया जा रहा है, उन्हीं को पूछा जा रहा है बार बार। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है और एनालाइज करते हुए हर पार्ट को चलते जाना है कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें करके तैयार जाना है। ठीक है, चलिए देखिए, सेक्शन ए एक आपका ऐसा सेक्शन है जिसमें आप कम समय में अच्छे मार्क्स 14 आउट ऑफ 14 अचीव कर सकते हैं। लिखना भी कम पड़ता है, ज़्यादा मेहनत आपको लिखने में भी नहीं करनी पड़ेगी, शॉर्ट टर्म में आपको आंसर देना होता है, पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर देना पड़ता है, ज़्यादा राम कथा वहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो इसलिए आप सेक्शन ए के लिए इस पूरी सीरीज को देख कर जाएं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा 14 मार्क्स में अच्छे मार्क्स अचीव करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, इज द सुपरपोजिशन थ्योरम वैलिड फॉर द डायरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ द पावर, एक्सप्लेन ब्रीफली। कि क्या जो सुपरपोजिशन होती है वो वैलिड होती है डायरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ पावर के लिए, अगर है या नहीं है तो आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो जनरली क्या होता है, जो सुपरपोजिशन होती है वो डायरेक्टली हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे उससे पावर,
क्योंकि वो रेस्पॉन्स का सम होती है, जो इंडिविजुअल सोर्सेज होते हैं उन सब के रेस्पॉन्स का सम जो होता है वो बताती है ना। तो हम किस तरीके से इसको लिखेंगे, द सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट डायरेक्टली यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द पावर। ये डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे हम कैलकुलेट द, अब क्यों नहीं करेंगे ये हम देते हैं एक्सप्लेनेशन। इट इज एप्लीकेबल फॉर द एनालाइजिंग लीनियर सर्किट बाय कंसाइडरिंग ईच सोर्स सेपरेटली। हम यहाँ पर जनरली सुपरपोजिशन थ्योरम का जो यूज करते हैं वो किसी लीनियर सर्किट को एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं, और जिसमें हम हर एक सोर्स को सेपरेटली कंसिडर करके चलते हैं। बट पावर कैलकुलेशन इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग इफेक्ट्स एंड अकाउंटिंग फॉर द फेज रिलेशनशिप। यहाँ पर जो पावर कैलकुलेशन है वो किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट आप देख सकते हैं, कंबाइनिंग इफेक्ट एंड अकाउंटिंग फॉर द फेज रिलेशनशिप। इस तरीके से हम पावर कैलकुलेशन में सुपरपोजिशन का यूज कर सकते हैं, बट डायरेक्टली हम फॉर द कैलकुलेटिंग द पावर सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज नहीं करते हैं। आपने सुपरपोजिशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी करे होंगे, तो वहां पर कहीं पर भी किसी भी न्यूमेरिकल में आपने डायरेक्ट पावर कैलकुलेट नहीं की होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नीड ऑफ द कम्युलेटर इन डीसी जनरेटर, यानी कि कम्यूटेटर का क्या नीड है डीसी जनरेटर में। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है, यानी कि ये क्वेश्चन भी आपका दोबारा से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है रिपीट करके, तो दैट मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं आंसर की, तो आपको पता होगा टू रिवर्स द करंट डायरेक्शन, है ना। द नीड ऑफ द कम्यूटेटर क्या होता है डीसी जनरेटर में, द कम्यूटेटर रिवर्स द करंट डायरेक्शन इन आर्मेचर वाइंडिंग to ensure that the output voltage remains unidirectional। मतलब कहने का ये है कि जो कम्यूटेटर है डीसी जनरेटर में वो क्या करता है, जो आर्मेचर वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। उसको ये कोई मतलब नहीं है कि आपका वोल्टेज की जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो यूनिडायरेक्शन ही रहेगी जैसे थी, बस वो आर्मेचर वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको रिवर्स कर देता है, उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। एंड कन्वर्टिंग द अल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर इनटू द डायरेक्ट करंट। और उससे होगा क्या कि जो अल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस हो रही है आर्मेचर में उसको वो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि डीसी जनरेटर है ना, तो डीसी को जनरेट करेगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा कि क्या नीड है कम्यूटेटर की डीसी जनरेटर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और ये वाली सीरीज का पार्ट नंबर 3 भी एरोप्लेन के साथ उड़ गया है। दैट मीन्स ये आज का पार्ट नंबर 3 यहीं पर कंप्लीट होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है, या फिर आपको हमारा किया हुआ काम कैसा लग रहा है, जो हमने आप लोगों के लिए ये सीरीज स्टार्ट की है, अगर ये आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड लग रही है, बेनिफिशियल लग रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके हमको बताएं, क्योंकि ये वैल्यूएबल कमेंट्स जो होते हैं आपके, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे कि हम अपने आप को एनालाइज कर पाते हैं कि हाँ, बच्चों तक हम जो मैटर प्रोवाइड करा रहे हैं वो उनको बेनिफिट प्रोवाइड करा रहा है या नहीं करा रहा है, या फिर और कुछ नया करने की या फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की हमको ज़रूरत है। तो आप कमेंट बॉक्स में हर एक वीडियो को, जो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं, मैं सब में कहता हूँ आप कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस एग्ज़ाम समय पर इन वीडियोस से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें और एक अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो फिर से मैं यही कहूँगा, अगर आपने चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि कर रखा होगा, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि आपको उससे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन वीडियोस के लिए मिलता रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जैसा कि मैंने कहा, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा बच्चे हमसे कनेक्ट हों और हम ज़्यादा बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकें। कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए आपके लिए खुला है। कहीं पे भी कोई समस्या आपको लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से लिख सकते हैं। अगर आप हमसे हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात करना चाहते हैं तो 8273708952 पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, थ्रू द व्हाट्सएप, थ्रू द टेक्स्ट मैसेज, थ्रू द कॉल। जैसे भी आपको किसी भी एजुकेशनल संबंधित
प्रॉब्लम में या फिर कोई भी सजेशन आपको चाहिए एजुकेशन से संबंधित, तो आप आराम से वहाँ पर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अंत में आप वीडियो को लाइक भी करके ज़रूर जाएँ। ठीक है? तो चलिए अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।